स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज जयदीप आमिटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। और आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। हमने रिफ्रैक्शन का बेसिक बेसिक सारी चीजें पढ़ ली थी। हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसको हमने बोला था रिफ्रैक्शन, है ना। तो ये हमने इसका बेसिक डायग्राम देखा था कि ये इंसिडेंट रे है। ये जब इस मीडियम की बाउंड्री पर टकराई तो अपने पाथ से डेविएट हो गई। इसको जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये चली गई यहाँ पे इस तरफ। ठीक है। हमने ये भी देखा था कि इसके जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या क्या है। हमने देखा था कि पहली बात, जो नॉर्मल, जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों चीजें एक सेम प्लेन में रहती है। दूसरी बात, ये जो आई है और ये जो आर है, ये दोनों एंगल नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं और इनका जो रिलेशन होता है वो होता है μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। कि हमने इनका रिलेशन देखा, इसी को हमने बोला स्नेल्स लॉ। ठीक है। ये सारी बातें हमने करी थी। ऐसे हमने बोला था कि व्हाट इज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो हमने बोला कि भाई इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो हो जाएगी उसको कंपेयर करते हुए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। और उसका फॉर्मूला था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस पर्टिकुलर मीडियम। उसके हिसाब से हमने म्यू लिखा था। अगर मैं रिलेटिव म्यू लिखना था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना था, तो दो मीडियम के लिए इस तरीके से लिख सकते थे, म्यू टू बाई म्यू वन। उसको हमने डिफाइन किया था वी वन बाई वी टू से। क्लियर है। तो हमने बोला कि भाई जिसमें म्यू ज्यादा उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं, और जिसका म्यू कम उसको ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलते हैं। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, जबकि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में स्पीड की लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है। आगे जब हम बढ़े थे तो हमने बोला था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो प्रॉपर्टी है एक तो मीडियम की, दूसरा जो लाइट आई उसके वेवलेंथ और कलर की। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, उस टाइम पे हमने नोट करी थी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम ऑलरेडी देख चुके। दिस म्यू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कहलाया आपका स्नेल्स लॉ। ठीक है। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। हमने देखा था कि जब एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आती है, तो जब रेयरर से डेंसर में आई तो वो नॉर्मल के पास में आ जाएगी। तो जो आई थी इस तरीके से जानी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन आ गई नॉर्मल के पास। तो जब रेयरर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल के पास आ जाती है, और उल्टा अगर डेंसर से रेयरर में आती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो आनी चाहिए थी कुछ इस तरीके से, लेकिन चली गई नॉर्मल से दूर, ऐसा। तो जब डेंसर से रेयर में आ रही है तो आर इज मोर देन आई, और जब रेयर से डेंसर में आ रही है तो आर इज लेस देन दिस आई। क्लियर है बात, पक्का। चलिए, देन हमने बात करी थी एक रेक्टेंगुलर स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होता है तो यहाँ पे दो सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन होता है। पहला यहाँ पे जब एयर से इस ग्लास के अंदर रे आ रही है, और दूसरा यहाँ पे जब ग्लास से फिर से एयर की तरफ रे जा रही है। और यहाँ हमने प्रूव किया था कि जो इंसिडेंट रे है ये दिस इज पैरेलल टू दिस फाइनल एमर्जेंट रे। जो फाइनली इस ग्लास स्लैब से रे बाहर निकली है वो, और जो इनिशियल इंसिडेंट रे थी वो, ये दोनों रेज पैरेलल होती हैं। क्लियर है बात। ये दोनों रेज पैरेलल होती हैं, ऐसा हमें प्रूव किया था। और फिर हमने बोला कि अगर ये पैरेलल हैं तो ये कितना शिफ्ट हो चुकी हैं। मतलब अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये जो रे यहाँ से आ रही है वो इस पाथ पे जाती, लेकिन क्योंकि ग्लास स्लैब यहाँ है तो ये अब फाइनली इस पाथ पे बाहर निकली है। ये कितना शिफ्ट हुआ है, ये शिफ्ट भी हमने कैलकुलेट किया था। और ये शिफ्ट को हमने डिफाइन किया था इस तरीके से, यहाँ पे टी साइन आई वन माइनस आर वन डिवाइड बाई कॉस आर वन। ये हमने शिफ्ट का फॉर्मूला दिया था। जहाँ टी क्या था, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, आई वन इनिशियल इंसिडेंट एंगल, आर वन उसके करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव एंगल। ये आपने सारी चीजें यहाँ पे लिखी थी। दिस शिफ्ट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक बात है। चलिए, हमने इसको प्रूव कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके और एप्लीकेशंस की, या और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बारे में। तो एक जो इसमें क्वेश्चन बनता है
वो कई बार बनता है इस वाटर टैंक का। भाई आप जब वाटर टैंक के साइड में खड़े हुए हैं तो आपकी जो विजन है वो एयर में है, ये पूरा मीडियम एयर है यहाँ से ऊपर, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो रखा हुआ है वाटर के अंदर, तो ये पूरा मीडियम हो गया वाटर। तो अगेन यहाँ पे एक बाउंड्री बन गई जो इन दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। इस बाउंड्री पे जब रे आएगी तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर ये बात? अब रे कहाँ से आएगी? तो रे ऑब्वियसली आएगी ऑब्जेक्ट से, तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रे कहाँ तक पहुंचनी चाहिए? आपकी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। तो ये जो रे यहाँ से आई इस डायरेक्शन में, ये देखिए वाटर से एयर की तरफ आ रही है। वाटर इज डेंसर मीडियम, एयर इज रेयरर मीडियम। ठीक है, जब डेंसर से रेयरर में आती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, यही बात हुई। तो भैया इसको जाना था कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं तो ये जाना था इसको कुछ इस तरीके से, लेकिन ये अब नॉर्मल से दूर हो गई है और थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ही चली गई। ठीक है, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये इस तरीके से निकल जाती सीधी सीधी, लेकिन क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हुआ है, डेंसर से रेयरर की तरफ आए हैं, तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फाइनली चली जाएगी। जब इस डायरेक्शन में चली गई तो यहाँ आंखों तक पहुंची। और भाई हम तो ये विजुलाइज करते हैं ना कि रे तो स्ट्रेट लाइन में आती है, तो आंखों को क्या दिखेगा कि ये जो रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है? बेसिकली वो रे यहाँ से कहीं से आ रही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि इस सरफेस की वजह से, जो बीच का इंटरफेस है, इसकी वजह से रे डेविएट हो गई, मुड़ गई। और वो मुड़ी हुई रे जब आंखों तक पहुंची तो भाई आंखें तो क्या विजुलाइज करेंगी कि ये रे जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पीछे से आ रही है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ है। इसीलिए जब हम वाटर टैंक को देखते हैं तो उसका बेस हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। या फिर अगर आप एक बाल्टी में, अपना घर पे जो बाथरूम में बाल्टी होती है उसमें कोई कॉइन डाल के देख लीजिए, कोई कोई चीज डाल के देख लीजिए पूरी बाल्टी को पानी से भर के, तो आपको लगेगा कि वो चीज थोड़ी सी उठी हुई है। ठीक है, ऐसे ही वो पेंसिल वाला बचपन से जो आप करते आ रहे हैं कि आप आधी पेंसिल को अंदर पानी में डुबा के रखिए तो आपको आधी पेंसिल ऐसी टेढ़ी दिखती है। वो सारी यही बातें हैं कि जब वाटर से रेज आपकी आंखों तक पहुंच रही है तो आपकी आंखें तो एयर में है, वाटर से जब रेज एयर तक आ रही हैं तो मुड़ जा रही हैं, इसलिए आपको वो उठी हुई दिखती हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये चीज यहाँ पे हमें समझनी थी। ठीक है, तो ये हो गया वाटर टैंक अपीयर्स लेस डीप देन व्हाट इट एक्चुअली इज। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। अच्छा सोचो अगर उल्टा हो तो? उल्टा मतलब एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं, चलिए एक अपन इसकी सिचुएशन कंसिडर करते हैं इस टाइप की। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक बाउंड्री है, इससे नीचे है वाटर, इससे ऊपर है एयर। अब सोचो एयर में एक ऊपर पंछी उड़ रहा है, दिस इज अ पंछी, लगे ना लगे दिस इज अ पंछी। ठीक है, और यहाँ पे एक है मछली। मछली कैसे बनती है? मछली बन जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एक ऊपर पंछी है और नीचे एक मछली है। ओके, अब आप मुझे बताइए कि ये जो डिस्टेंसेस हैं, इनकी एक्चुअल डिस्टेंसेस, मान लीजिए वाटर से इस पंछी की जो डिस्टेंस है, इस लेयर से जो पंछी की डिस्टेंस है वो है एच ऑफ पंछी एच पी, और ये है एच ऑफ मछली एच एम। ठीक है, ऐसा अपन ने यहाँ मान लिया। ये जो है एक्चुअल डिस्टेंसेस हैं। पर आपको पूछा गया कि बताइए ये पंछी जब इस मछली को देखेगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मछली विद रिस्पेक्ट टू पंछी, ये कितनी होगी? और कितनी मतलब आपको न्यूमेरिकल नहीं बताना है, जस्ट क्वांट बताना है कि भाई ये मोर देन होगा एच पी प्लस एच एम या लेस देन होगा एच पी प्लस एच एम। क्योंकि एक्चुअल तो कितनी ही एच पी प्लस एच एम के बराबर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। लेकिन जब मछली उस पंछी को देखेगी तो कितना वो डिस्टेंस को ऑब्जर्व करेगी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोचे कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए? जब मछली पंछी को देख रही है तो पंछी इस बार ऑब्जेक्ट है और मछली ऑब्जर्वर है, क्योंकि मछली देख रही है विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा सॉरी सॉरी अपन उल्टा बोल दिए। अपने को देखना है डिस्टेंस ऑफ मछली विद रिस्पेक्ट टू पंछी।
तो पंछी ऑब्जर्वर है और मछली जो है वो ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट केस में ऐसा है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है। अब यहाँ से जो रेज निकलेंगी, हम जानते हैं कि यहाँ से जो रेज निकलेंगी वो क्योंकि डेंसर मीडियम से आ रही हैं और फाइनली रेयरर में जा रही हैं, तो नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है। तो ये जब पंछी तक पहुंचेंगी तो इस तरीके से पहुंचेंगी, यहाँ पे कहीं पे पंछी को लगेगा कि ये रेज आ रही है यहाँ से। तो जो मछली एक्चुअली यहाँ पे थी नीचे की तरफ, वो पंछी को कहाँ दिखेगी, थोड़ी सी ऊपर की तरफ, जो एग्जैक्टली अभी हमने बात करी थी वही वाटर टैंक वाली। क्योंकि ऑब्जर्वर एयर में है, ऑब्जेक्ट पानी में है, तो ये तो बिल्कुल सेम बात होगी जैसी अभी हम पढ़ के आए थे। तो हमें क्या दिखेगा कि इसके हिसाब से मछली इस पोजीशन पे है। मतलब ये जो हाइट थी इसकी एक्चुअली एच एम, उससे कम हाइट पे ये इसको, कम डेप्थ पे इसको ये देखेगा। ये बात तो क्लियर है। तो भाई इसके हिसाब से तो आंसर आना चाहिए लेस देन एच पी प्लस एच एम, क्योंकि ये जो देख रहा है वो उसकी इमेज यहाँ कहीं देखेगा, इसको देखेगा कि मछली यहाँ कहीं है। तो इसके हिसाब से ये हाइट तो एच पी है और ये हाइट कुछ और है। टोटल हाइट इज लेस देन एच पी प्लस एच एम। ठीक है। तो ये तो पहले वाली बात हो गई। अब अगर दूसरी बात करूं, दूसरा क्वेश्चन है आपका, डिस्टेंस ऑफ पंछी विद रिस्पेक्ट टू मछली। ये बताइए ये कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ पंछी विद रिस्पेक्ट टू मछली ये कितना होगा। ठीक है। वही दो ही ऑप्शन है वापस आपके पास, ए और बी, यही सेम ऑप्शन है। अब इस बार ऑब्जेक्ट कौन है, इस बार ऑब्जेक्ट है पंछी, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर है नीचे की तरफ पानी में। ठीक है। मछली ऑब्जर्व कर रही है। तो अब मुझे बताइए, अब जो रे ऑब्जेक्ट से आएंगी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये इनका पार्टीशन है, यहाँ से ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो इस पे ऐसे आगे गिरेंगी। ये नॉर्मल है। इस बार रेज कहाँ से आ रही है, इस बार रेज आ रही है रेयरर मीडियम से। जब रेयरर मीडियम से आ रही हैं और डेंसर में जा रही हैं, तो नॉर्मल के और पास आ जाएंगी। मतलब ये रेज अब यहाँ से कहीं दिखेंगी, इस तरीके से आएंगी। और जब ये ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगी तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि भैया ये रेज तो और ऊपर से आ रही है इस जगह से। क्लियर है बात। तो इस बार इसको जो हाइट दिखेगी वो दिखेगी मोर देन एच पी प्लस एच एम। क्लियर है। ये इसका आंसर आएगा। तो जब मछली उस पंछी को देख रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर है एयर में और ऑब्जर्वर नीचे है, तो जो लेंथ है वो बढ़ी हुई दिखती है। जबकि अगर ऊपर से ऑब्जेक्ट, सॉरी ऊपर से अगर ऑब्जर्वर देख रहा है पानी में रखे हुए ऑब्जेक्ट को, तो वो लेंथ कम हुई दिखती है। तो आप तो ये जानते ही हैं, बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब आप अपनी बाल्टी में देखेंगे तो आपको जो कॉइन है वो उठा हुआ दिखेगा। तो आप कहाँ खड़े हैं, आप एयर में हैं, कॉइन कहाँ है, वो पानी में है। तो जब ऑब्जर्वर एयर में है, कॉइन या ऑब्जेक्ट पानी में है, तो जो टोटल डेप्थ है वो कम दिखेगी। सेम आप यहाँ बात कर सकते हैं कि जब पंछी मछली को देखेगा तो डेप्थ कम दिखेगी। और इसका उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट एयर में है और ऑब्जर्वर पानी में है, यानी मछली इस बार पंछी को अगर देख रही है, तो उसको जो हाइट है वो ज्यादा दिखेगी। क्लियर बात, पक्के से कह सकते हैं यहाँ तक अच्छे से। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल अलग से इसमें करवाया है। ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं फिर से इस पे। हम इसका प्रूफ देख रहे थे एक, कि ये कितनी डेप्थ है, कितना इसकी जो डेप्थ का रेशियो है वो कितना बैठता है। तो यहाँ हमने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है, पेंदे पे रखा हुआ है, इसके बॉटम पे रखा हुआ है, ये वाटर है नीचे। यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हैं, तो भाई एक रे जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर चली, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी, क्योंकि ये अलोंग द नॉर्मल चल रही है। अलोंग द नॉर्मल जो भी रे चलती हैं वो बिल्कुल डेविएट नहीं होती, वो सीधा सीधा उस पाथ को पे चलती रहेंगी। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई नॉर्मल से आप एंगल देखते हैं, अगर ये रे इस तरीके से आती तो आप कहते आई यहाँ पे है, उसके हिसाब से आप आर निकालते, है ना, स्नेल्स लॉ लगा के। लेकिन सोचो कोई रे अगर नॉर्मल पे ही चल रही है तो आई जीरो है, आर भी जीरो होगा, इसलिए वो सीधा सीधा अपने पाथ पे चलती रहती है, वो डिवेट नहीं होती। तो ये चाहे तो आप बात अलग से लिख सकते हैं कि जो रे नॉर्मल पे चलती है वो अपने पाथ से डिविएट नहीं होती है। तो भाई ठीक है, यहाँ से जो रे निकली वो तो सीधे सीधे चली गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अच्छा, एक रे जो यहाँ से इस डायरेक्शन में गई वो यहाँ से नॉर्मल से डेविएट हुई थोड़ा सा बाहर। बाहर की तरफ क्यों डेविएट हुई? क्योंकि भाई डेंसर से रेयरर में जा रही है, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो गई। ओके, दूर हो गई तो ठीक है। कहाँ से आती हुई दिखी? तो यहाँ से आती हुई दिखी, मतलब जो एक्चुअल इमेज बनी वो यहाँ बनी। यहाँ अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको क्या दिखेगा कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि रे यहाँ से उसके पास आ रही है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि भैया अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज इसकी थोड़ी सी ऊपर की तरफ बनेगी। वही इमेज हमें दिखती है, इसलिए हम कहते हैं कि भैया जो कॉइन है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अभी कितना उठा हुआ है इस बारे में बात करते हैं। एक्चुअल डेप्थ जो इस वाटर से, वाटर लेवल से ऑब्जेक्ट की डेप्थ है वो एक्चुअल डेप्थ है। यहाँ पे एओ लिखा हुआ है एक्चुअल डेप्थ के लिए, एओ। ऐसे ही जो इमेज बनी वो यहाँ तक बनी, यह ए आई, दिस इज कॉल्ड एज एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मतलब जो डेप्थ अपने को दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि वो इतनी डेप्थ पे है, उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए यहाँ पे ज्योमेट्री यूज की गई है और स्नेल स्लो लगाया गया है। देखिए क्या क्या लिखा है। एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये जो है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ओ बी एंड डैश। ठीक है, ओ बी एंड डैश, ये बात भी कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू आई। एंड एंगल ए आई बी, ये वाला एंगल जो कि आर लिखा गया है यहाँ पे, इज इक्वल टू एंगल एन बी सी, ये वाला एंगल। ठीक है भैया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, आर आर हो गए दोनों। अगर ट्राइंगल देखो ओ ए बी को, इस ट्राइंगल को, ठीक है, तो यहाँ पे साइन आई क्या बनता है? साइन आई अगर लिखोगे आप तो लिखोगे ए बी बाई ओ बी। ठीक है, और अगर मैं ट्राइंगल देखूं आई ए बी को, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे साइन आर को क्या लिखोगे? साइन आर आप लिखोगे यहाँ पे ए आई, सॉरी, साइन आप लिखोगे यहाँ पे आर। इस ट्राइंगल के केस में ये 90 डिग्री है, ये एंगल आर है। यहाँ पे आप जब साइन लिखेंगे तो लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई आई बी, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हमें पता है कि भाई जब ये ट्रैवल कर रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। ये बात लिखी जा सकती है क्योंकि इंसिडेंट यहाँ पे है, तो म्यू साइन आई इक्वल टू, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है तो यहाँ लिखा जाएगा साइन आर। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे म्यू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई। यहाँ से अपने दोनों वैल्यूज डाली, फाइनल अपने को मिला ये। क्लियर? और ये क्या है? ओ बी बाय आई बी। देखिए ध्यान से, दिस इज ओ बी, दिस इज आई बी। क्लियर? अगर ये आई और आर बहुत छोटे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों हैं ये बहुत क्लोज होंगे। व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, बी इज क्लोज टू ए, इसका मतलब ओ ए बाई आई बी इज ऑल्सो सेम एज दिस रेशियो। तो यहाँ से मैं समझ में आया कि भैया ओ ए इज रियल डेप्थ, आई ए इज अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, ओ ए बाई आई बी या रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, और ये म्यू क्या लिखा है? म्यू लिखा गया है म्यू ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ऐसा लिखा गया है, म्यू ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा, जिधर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, जिधर ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है। तो ऐसा भी हो सकता है कि देखिए ऑब्जेक्ट ग्लास में रखा हुआ हो और ऑब्जर्व आप वाटर से कर रहे हो, तो उस केस में आप लिखेंगे म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा म्यू कैसे लिखना है, पहले लिखना है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और फिर लिखना है जहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम, ऐसा आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपको देगा रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। क्लियर है पूरा हिसाब यहाँ तक अच्छे से? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, क्वेश्चन बनते हैं इस फॉर्मूला पे। रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा? म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं कि अगर एयर और वाटर ये दोनों मीडियम यूज किए जाएं, एयर और वाटर, तो वही लिखा जाएगा। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। ठीक है, तो अगर म्यू लिखा जाएगा 4/3, तो आप बोल सकते हैं कि जो अपरेंट डेप्थ है इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ रियल डेप्थ। तो जो आपको वाटर बकेट में जो वाटर दिखता है वो बेसिकली 3/4 ऑफ द हाइट पे एक्चुअली आपको दिखता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। स्विमिंग पूल में भी जब जाते हैं आप, तो ऊपर से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अच्छे तो कम गहरा है, लेकिन वो एक्चुअली ज्यादा गहरा हो सकता है, क्योंकि वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है। उसके अकॉर्डिंग ये 3/4 डेप्थ ही आपको अपेरेंट दिखाता है, रियल का 3/4। क्लियर है, तो ध्यान रखिए इस बात का। चलिए, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस हमें करने हैं। हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, स्नेल्स लॉ पे, अब ग्लास स्लैब पे भी, और ये मीडियम पे भी। लेकिन वो सब सारे क्वेश्चंस हम एक साथ एक वीडियो में लेंगे, ताकि हम क्वेश्चंस को मिक्स करके भी कर सकें। तो उससे पहले हम एक TIR, एक कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है? TIR अगर देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना? तो नाम से तो रिफ्लेक्शन है ये, पर एक कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन का। देखो कैसे। भाई हम जानते हैं कि एक रे जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, कहाँ से? जब डेंसर से रेयरर में जाती है, तो हमें पता है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है। ये बात तुम जानते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो रे स्ट्रेट चली जाएगी, जिसके लिए आई 0 है, वो तो सीधे सीधे निकल जाएगी, उसका तो कोई बात ही नहीं है। जैसे जैसे आप ये एंगल नॉर्मल से बढ़ाते जाएंगे, उस पे हिसाब से ये रिफ्लेक्शन होता जाएगा। अच्छा सोचो, यहाँ से जो रे आई वो इधर चली जाती, लेकिन क्योंकि रेयर में गई तो थोड़ा सा डेविएट हो गई, नॉर्मल से इधर चली गई। एक एंगल ऐसा भी तो हो सकता है जब ये रे यहाँ तक पहुंचे और पूरा पूरा 90 पे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए। ऐसा भी तो एक पॉसिबल है एंगल। ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। आगे इसमें बारे में और बात करेंगे। और उसके बाद ये भी तो पॉसिबल है कि आप सोचो इस एंगल को और बढ़ा दो, इस आई को और बढ़ा दो। ठीक है, अब आपने आई और बढ़ा दिया, तो ये भी तो पॉसिबल है कि अब जो रे है वो बाहर जाए ही ना, वो फिर से अंदर ही आ जाए। क्लियर बात? तो ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहां पे रे, यहाँ पे कोई मिरर नहीं है, देर इज नो मिरर, बट फिर भी इस सरफेस से टकरा के ही, इस सरफेस इंटरफेस बाउंड्री से टकरा के ही ये अपने मीडियम में फिर से लौट के आ गई। किस वजह से? इस एंगल की वजह से। इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब पॉसिबल है? जब डेंसर से रेयरर में जारी हो तभी, इसके अलावा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब डेंसर से रेयरर में जाती है तभी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, और जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है तभी ये पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से अपने मीडियम में लौट के आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल है जब रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो जाए, R इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो वाला आई कहलाता है क्रिटिकल एंगल, जिसको C से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर आप एंगल और बढ़ाते हैं, ये आई और इंक्रीज कर दिया आपने C से, तो इस बार जो रे आएगी वो अंदर की तरफ आ जाएगी, और क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई। ये पूरा रिफ्लेक्शन की तरह ही बिहेव करेगा, वही इसके लॉज भी होंगे। पर ये यहाँ कोई मिरर नहीं था, ये सिर्फ इस वजह से रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है बात? तो आपने देखा होगा ना कई बार, ग्लास जो आर पार देखने वाले ग्लास होते हैं उसमें भी आपको अपनी हल्की सी एक इमेज दिखती है। वो क्यों दिख पा रही है आपको? वहाँ कोई मिरर तो था नहीं, वो कह सकते हैं आपके TIR की वजह से भी हो पा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी और। O is a point object in the denser medium. A ray of light starting from O is incident normally along the O and passes through के पहली लाइट ये बता दी आपको, जो नॉर्मली इंसिडेंट हुई पास हो गई। अनदर रे इंसिडेंट अलोंग OA डैश, ये जो रे आई वो डेविएट हुई अपने पाथ से, रिफ्रैक्ट हुई और बाहर निकल गई विद ग्रेटर एंगल, R is more than I in this case।
यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा जो रिफ्रैक्शन हुआ वो हो गया, मिल जाएगा कोई। तीसरा जो है बता रखा है कि ये जो OA2 आई है रे, इसमें दिस इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू सी द क्रिटिकल एंगल। और ऐसा कब है? क्रिटिकल एंगल कौन से एंगल को कहते हैं? वो इंसिडेंट एंगल जिस पे रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो। वो इंसिडेंट एंगल जिस पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये जो लाइन है, ये जो रे है, वो अलोंग द इंटरफेस चली जाती है। तो यहाँ से आई इस ऑब्जेक्ट से, वो अलोंग द इंटरफेस निकल जाती है, वो ना तो इस मीडियम में होती है ना ही इस मीडियम में होती है। ठीक। और उससे ज्यादा अगर आप आई बढ़ाते हैं, सॉरी, इफ आई इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो तब क्या हो जाएगा? इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इंटरफेस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बात हम सारी अभी तक कर चुके हैं। तो दोनों बातें क्लियर हैं, क्रिटिकल एंगल और TIR। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, इट इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू अ डेंसर मीडियम फ्रॉम एन इंटरफेस ऑफ दिस डेंसर मीडियम एंड अ रेयर मीडियम। डेंसर से लाइट आई थी, फिर से डेंसर में चली गई। क्यों? कहाँ से? इस डेंसर और रेयर मीडियम के इंटरफेस पे टकराने के बाद। ऐसा जो फिनोमेना है, इसे कहते हैं TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसकी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, तभी ये पॉसिबल है, मैंने अभी आपको बताया था। डेंसर से रेयर में जाएगी तभी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तभी ये फिर से लौट के अपने मीडियम में आ सकती है। ठीक बात है। तो पहली बात, डेंसर से रेयर के लिए ही ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? क्रिटिकल एंगल पे वो 90 पे जा रही थी, उससे ज्यादा करोगे तो वो अंदर आ जाएगी फिर से सेम मीडियम में। क्रिटिकल एंगल पे भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका भी ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल एंगल आपने क्या बोला? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्रीज। ठीक है। ये एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम इन कॉन्टेक्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, और इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम इन द कॉन्टेक्ट। ठीक है। क्यों ऐसा? देखिए, I हो गया C और R हो गया 90 के बराबर। अगर मैं स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाऊं तो मैं लिखूंगा म्यू ए, या अगर वो मीडियम B है तो म्यू बी साइन C इज इक्वल टू म्यू ए साइन 90 डिग्री। साइन 90 इज नथिंग बट 1, यहाँ से आपको मिला म्यू B बाय म्यू ए इज 1 बाय साइन C, विच इज म्यू ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू 1 बाय साइन C। यहाँ पे A क्या है? रेयर मीडियम, और B है डेंसर मीडियम। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा आएगा छोटा बाई बड़ा। ए रेयर मीडियम है, बी डेंसर मीडियम है, तो आप लिखेंगे म्यू ऑफ ए या म्यू ऑफ बी बाय म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। 1 बाय साइन सी, साइन जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा 1 से छोटी आती है, या तो 1 या 1 से छोटी ही आएगी, और 1 बाय 1 से छोटी इज ऑलवेज मोर देन 1। तो 1 बाय साइन सी इज ऑलवेज मोर देन 1। ये बात तो क्लियर है। अगर ऐसा है तो ये जो इंडेक्स बन रहा है, दिस शुड बी आल्सो मोर देन 1। इसका मतलब ये क्या है? डेंसर बाय रेयर, क्योंकि डेंसर का म्यू ज्यादा होता है। तो ये आपको जो ऑप्शन मिला, डेंसर बाय रेयर, म्यू ऑफ डेंसर बाय म्यू ऑफ रेयर इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक बात है। ध्यान रखना है, जब आप क्रिटिकल एंगल लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन सी इक्वल टू म्यू ऑफ डेंसर बाय म्यू ऑफ रेयर। ठीक है। चलिए, म्यू किस पे डिपेंड करता है? हमने पहले ही पढ़ा था, वेवलेंथ पे। इसलिए क्रिटिकल एंगल जो है वो भी डिपेंड करता है डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, क्योंकि ये जो सी है वो म्यू पे डिपेंड कर रहा है, और म्यू हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वेवलेंथ और कलर पे भी डिपेंड करता है। तो फॉर द सेम मीडियम, फॉर पेयर ऑफ टू मीडियम, दिस क्रिटिकल एंगल आल्सो वेरीज विद डिफरेंट कलर्स। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहला एप्लीकेशन डायमंड। डायमंड जो चमकता है वो इसी वजह से चमकता है क्योंकि उसके अंदर जो रेज आती है लाइट की, वो बहुत जगह से
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें होता है, इस वजह से उसमें आपको वो ग्लेयर दिखती है, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR ऑफ लाइट। Mu for diamond is 2.42, so that critical angle for the diamond air interface is, as calculated from this, is equal to 24.4 degrees। कहाँ से कैलकुलेट किया ये आपने अभी बोला था, mu of denser by mu of rarer is equal to 1 by sin c। ठीक है, तो हम ऐसे sin c को लिख सकते हैं mu r by mu d, mu r for air is this by 2.4 for denser medium में मतलब डायमंड। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो c आपको मिलेगा 24.4 डिग्रीज, ये आपको मिला क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब इससे ज्यादा अगर एंगल है तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। The diamond is cut suitably so that light entering the diamond from any face falls at an angle greater than 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जो भी लाइट इससे ज्यादा पे गिरेगी उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। Therefore, it suffers multiple total internal reflections at various phases and remain within the diamond and does not come out. Hence, the diamond sparkles. Clear है? लाइट लगातार अंदर ही अंदर घूमती रहती है, बाहर नहीं आ पाती, इसीलिए वो स्पार्कल करती है। क्लियर है बात अच्छे से? चलिए देखिए कैसे हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये जो रे आई एक बार अंदर आ गई, यहाँ से अब ये बाहर नहीं जा पाएगी, इस नॉर्मल से फिर से इधर टकराई, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, ये लगातार अंदर ही अंदर घूम रही है। ठीक है, और दूसरा इसका जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है मिराज। मिराज क्या है भाई? रेगिस्तान में जो आपको दूर पे पानी होने का आभास होता है, पर एक्चुअली होता नहीं है, या ऐसे ही जब गर्मी के दिनों में आप सड़क पे चल रहे होते हैं, डामर जो अपनी सड़क है उस पे भी आपको कभी कभी लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअली पानी होता नहीं है। ये सारी जो चीजें हैं ये है मिराज। तो मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन which occurs usually in desert or hot summer's days. The object, such as a tree, appears to be inverted as if the tree is on the bank of a pond of water. ठीक है, ये सारी चीजें मिराज की वजह से होती हैं। On a hot summer day, temperature of air near the surface of Earth is maximum. The upper layers of the air have gradually decreasing temperatures. Therefore, density and refractive index of air goes on increasing slightly with height above the surface of the Earth. क्लियर? तो जो एयर बिल्कुल अर्थ की सरफेस के पास है वो काफी गर्म होती है, उससे ऊपर अगर आप एयर देखेंगे तो थोड़ी ठंडी 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 ऐसी होती जाती है। तो यहाँ रेयरर मीडियम है, यहाँ डेंसर मीडियम है, इस तरीके से ये काम करता है। और जब डेंसर से रेयर में जाती है लाइट, सॉरी, हाँ, जब डेंसर से रेयरर में जाती हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यहाँ पे चांसेस बनते हैं। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो उल्टा है, या वहाँ पे पानी का सा आभास होता है। क्लियर? ठीक है, तो यहां तक आपने बात करी रिफ्रैक्शन की। अब हम आगे बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस, पर उससे पहले आप देख लीजिए कुछ और चीजें यहाँ पे हैं। जो आपको मिराज के बारे में बता रखा था, द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री goes from desert to rarer medium bending successively away from the normal। ठीक है, at a particular layer, when angle of incidence becomes greater than the critical angle, total internal reflection occurs and the totally reflected ray reaches the observer along AE, appearing to come from I। Thus, inverted image of the tree creates the impression of reflecting from a pond of water। तो जो आपने अभी ऊपर एक डायग्राम बनाया था उसमें हम बात कर सकते हैं कि जो पॉन्ड, जो वाटर ट्री है, ट्री एज एन ऑब्जेक्ट वहां पे काम कर रहा है, और उसकी जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड इमेज की बनती है रिफ्लेक्शन के बाद। इस वजह से हम मानते हैं ऐसा, हमें डेजर्ट में ऐसा दिखता है कि वहां पे एक ट्री है जिसकी परछाई पानी से आ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहां पे कोई पानी नहीं होता। वो इन ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से उसकी परछाई उल्टी दिख रही होती है हमें। ठीक है, ऐसे ही TIR ग्लास प्रिज्म में भी होता है। तो प्रिज्म हम जब पढ़ेंगे उस
के बाद हम इस बारे में फिर से एक बार बात करेंगे। तो अभी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इस पे हम फिर से बाद में आएंगे। क्लियर है? और इसका जो सबसे खास यूज है वो है ऑप्टिकल फाइबर। टीआईआर का जो सबसे खास यूज है वो क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। जो आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है वो सारा ऑप्टिकल फाइबर की वजह से आ रहा है। अब ये क्या है? Consists of several thousands of very long fine quality fibers of glass or quartz. The diameter of each fiber is of the order of 10 to the minus 4 centimeter. इतने पतले ये ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का है वो 1.5 के बराबर। अब ये जो फाइबर्स हैं इनको कोट किया जाता है लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से, विच इज 1.48। तो अब ये जो बाहर का मटेरियल है वो है रेयरर 1.48, अंदर का जो मटेरियल है वो है आपका डेंसर। तो जब लाइट डेंसर से रेयर पे जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है इस तरीके से। ठीक है? द लाइट इंसिडेंट ऑन one end of the fiber at a small angle enters the fiber after refraction and undergoes repeated total internal reflection inside the fiber. It finally comes out of the fiber at the other end, even if the fiber is bent or twisted in any form, and there is almost no loss of light through the sides of the fiber. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है। तो DIR की वजह से ही ये फाइबर्स भी काम कर पा रहे हैं, इसमें प्रोपगेशन ऑफ लाइट हो पा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्या क्या है? Transmission and reception of electrical signals by converting them into light signals. A bundle of optical fiber is called light pipe. This pipe can transmit an image. Hence, it is used in medical and optical examinations of even the inaccessible parts of human body, as in endoscopy. ऐसे ही और क्या यूज है? Optical fiber is used in telephones and other transmitting cables. Each fiber can carry up to 2000 telephone messages without much loss of intensity. ठीक है? ये सारे इसके यूजेस हैं। तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की, या उससे पहले अपन कुछ क्वेश्चंस इन पे बेस्ड करेंगे। ठीक है? तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।